आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का आपका हिस्ट्री का पेपर होने वाला है कल। तो उसके लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो निकलने वाले हैं आपकी चैप्टर टर्म 2 में आ रहे हैं। जैसे 7वां चैप्टर आ रहा है, 9वां, 10वां और 11वां। ठीक है, यहाँ पे 4 चैप्टर आ रहे हैं आपके टर्म 2 की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो निकलने वाले उसको हम देखने वाले, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और उससे पहले एक और बात, अगर आपने प्रैक्टिस पेपर्स नहीं देखे तो प्रैक्टिस पेपर आप जरूर देख लीजिए जाकर। 5 से 6 प्रैक्टिस पेपर आपके करवाए गए। जो पेपर लगभग जो है हमने पिछले पेपर देखे तो लगभग 90%, ठीक है, 90% पेपर तक उसी में से आया। तो आप वहां पे उसे जाकर देख सकते हो, पेपर लगभग उसी में से आ जाता है। बाकी ये आपका जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो है इसका देखें हम। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन है पुनर्जागरण काल। ठीक है, पुनर्जागरण काल के क्या रीजन से आपको ये बताना है यहाँ पे, पुनर्जागरण काल के क्या रीजन से। तो यहाँ पे देखते हैं हम पुनर्जागरण काल के जो है मुख्य कारण क्या थे। सबसे पहला दे रखा है कुस्तुनतुनिया का पतन होने, एक रीजन था ये। ठीक है, उसका पतन, संपन्न व्यापारी वर्ग का उदय हो गया, इस कारण जो है पुनर्जागरण काल जो है आया। धर्म युद्ध का प्रभाव होने लग गया, राजकीय संरक्षण आदि प्रभाव या परिणाम। ठीक है, सुधार आंदोलन का मार्ग जो है प्रशस्त करना, देसी भाषाओं का जो है विकास होने लग गया, विज्ञान का जो है विकास होने लग गया, लौकिक अभिरुचियों का विकास होने लग गया और उद्योग व्यापार वाणिज्य का विकास होने लग गया। पुनर्जागरण के मुख्य जो है रीजंस ये थे। और देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका लगभग 3 नंबर में पूछा गया था, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी इसके पॉइंट देखेंगे तो आप ये 10 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, इतना बड़ा है। बाकी आपके 6 से ऊपर का आता नहीं है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको देख लेना है। ठीक है, 3 नंबर और 6 नंबर दोनों के लिए इसको तैयार कर लेना है। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 17वीं सदी के यूरोपीय लोगों के लिए जो है दुनिया अलग कैसे दिखाई दी। देखिए जो 17वीं सदी थी उसके लिए जो पूछा गया है कि दुनिया उनको किस प्रकार से जो है अलग दिखाई दे रही थी, यानी पहले के मुकाबले उनको कुछ अलग दिख रहा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं ये 17वीं सदी। ठीक है, तो यहाँ पे यूरोप में पुनर्जागरण हुआ 17वीं सदी में ही, एक ये अलग दिखाई दिया। यूरोपीय देशों में औद्योगिकरण होने लग गया, ये एक नई बात थी। औद्योगिकरण के जो फलस्वरूप कच्चे माल की मांग जो है वो जो है बढ़ गई। उपनिवेशवाद को जो है बढ़ावा मिल गया। औपनिवेशिक देशों का आर्थिक शोषण होने लग गया और औपनिवेशिक देशों में पूंजी निवेश होने लगी। तो 17वीं सदी में हम इस तरह से कह सकते हैं कि लोगों के लिए, जो यूरोपीय लोग थे उनके लिए दुनिया कुछ इस तरह से अलग दिखाई दे रही थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में जो है महिलाओं की स्थिति। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवा रखा है, जहां पे भी महिलाओं की स्थिति पूछ ले, क्वेश्चन आपका तीसरा है। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं की बात कर ले, वहां पे समझ जाना है आपको, जो महिलाएं होंगी जो अमीर होंगी वो तो सही होंगी। ठीक है, अमीर महिलाओं की स्थिति अलग होगी गरीब महिलाओं से। तो यहाँ पे अमीर और गरीब में दोनों में ही जो है मतलब अमीर जो होगी उनकी तो स्थिति अच्छी होगी, लेकिन वही गरीब होगी तो इनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी। यही आप एक बेच जो पुराने समय की बात को लेकर चले आप, तो जिसके पास पैसा है वही है। ठीक है, तो यहीं पे जो है पारिवारिक निर्णय होते तो उनमें जो है महिलाओं की स्थिति, मतलब महिलाओं को जो है उनका कोई भी भागीदारी नहीं होती थी, उनसे कुछ भी नहीं पूछा जाता था, उनकी सलाह नहीं ली जाती थी। कारोबार में भी जो है उनका किसी भी प्रकार से जो है कोई राय नहीं लेते थे। दहेज को क्या करते थे, वो कारोबार में लगाया करते थे। और ये व्यापारी महिलाओं की स्थिति क्या थी, भिन्न थी। अभी तक ये ऊपर वाले 3 पॉइंट आपने जो देखे, ये तीनों है आपके गरीब की। ठीक है, जिन जो है गरीब थी लेकिन वही अमीर थी, उनकी जो स्थिति थी वो उनसे अलग थी। ठीक है, यहाँ पे जो है इनको मतलब ये व्यापार भी करते थे बहुत सारे, इनके पास तो अधिकार भी थे उस समय। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो। मेन चीजें अमीर होंगी तो सही है, गरीब होंगी तो फिर तो उनके पास अधिकार ही नहीं है एक तरह से। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुनर्जागरण ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया। प्रोटेस्टेंट सुधार पर जोर देते हुए चर्चा करना है। तो पुनर्जागरण ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया, तो पुनर्जागरण से पहले क्या मतलब है, ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 6 नंबर का है। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है कि 6 नंबर में सबसे पहले पुनर्जागरण पूछा जाए तो उसका आप अर्थ जो है स्पष्ट कर दे कि पुनर्जागरण होगा क्या। ठीक है, फिर उसके बाद पुनर्जागरण के जो है आपको जो है प्रभावित करना, मतलब प्रभाव आपको बताए पुनर्जागरण के प्रभाव क्या क्या है। तो यहाँ पे जो है तार्किक शक्तियों का विकास होने लग गया, पोप की सर्वोच्चता को जो है अस्वीकार करने लग गए,
मानवतावाद का प्रचार प्रसार जो है, लौकिक अभिरुचियों का विकास होने लग गया, धर्म जो है सुधार आंदोलन चले, मार्टिन जो लूथर था उनका योगदान, दंड मोचन सर्टिफिकेट का विरोध किया गया, पोप आदेशों की अवहेलना की गई, ईसाई धर्म जो है दो भागों में बट गया, प्रोटेस्टेंट वादी और कैथोलिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से पुनर्जागरण ने दुनिया को प्रभावित किया है। तो ये आपका जो है पॉइंट हो जाएगा और 6 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वालों में। ठीक है, इसको भी कर लेना। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये आपका, यूरोप में जो है सर्वप्रथम जो है विश्वविद्यालय इटली में ही क्यों स्थापित हुए, उन्होंने मानवतावादी विचारधारा के प्रसार में क्या योगदान दिया। देखिए क्वेश्चन जो है 6 नंबर में ये भी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला जो यूरोप था, यूरोप आप जानते होंगे कहाँ पर है, और यूरोप के जो सर्वप्रथम जो विश्वविद्यालय वो कहाँ, इटली में खुले। ठीक है, इटली में स्थापित हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इटली में ही हुआ, और उन्होंने मानवतावादी विचारधारा के प्रसार में क्या योगदान दिया। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली में स्थापित होने के क्या रीजन से ये देख लेते हैं। तो 11वीं सदी से जो है पादुआ और बोलोनिया जो नगर थे वो पहले से ही बहुत व्यापार और वाणिज्य से संबंधित नगर थे। ठीक है, वकीलों व नोटरी की जो यहाँ पर बड़े पैमाने के व्यापार के लिए जो है नियमों को लिखने, व्याख्या करने व समझौते तैयार करने के लिए आवश्यकता, अतः पादुआ व बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र अध्ययन के केंद्र बन गए। फ्रांचेस्को पैटार के प्रयत्न से जो है कानून रोमन संदर्भ में जो है पढ़ा गया, वह वहां के प्राचीन लेखकों की रचनाओं को भी पढ़ा गया। ठीक है, तो ये तो आपने जान लिया। आगे हम इसके जो है कुछ मानवतावादी विचारधारा के प्रसार में कैसी भूमिका निभाई है तो देख लेते हैं। नई संस्कृति में जो है धार्मिक शिक्षण से परे का ज्ञान भी जो है की अवधारणा है, जहाँ पे पेटार के जो स्थायी नगर निवास जो है फ्लोरेंस में भी विश्वविद्यालय मानवतावादी विचारधारा का प्रसार हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। नए विश्वविद्यालयों में जो है व्याकरण हो गया, अलंकार शास्त्र हो गया, कविता, इतिहास व नीति दर्शन, इन सभी विषयों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक था उनको क्या कहते थे, मानवतावादी। ठीक है, जो भी इन सब्जेक्ट को पढ़ाते थे उन जो शिक्षक को कहते थे या अध्यापक को कहते थे मानवतावादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये विषय धार्मिक नहीं बल्कि उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति के चर्चा व वाद विवाद से विकसित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप इसके अंदर डाल देंगे। ये आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन है कुछ इस तरह से हो जाएगा कि सबसे पहले इटली में क्यों स्थापित हुए विश्वविद्यालय और उन्होंने मानवतावादी विचारधारा के प्रसार में क्या योगदान दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 14वीं शताब्दी को पुनर्जागरण काल कहाँ तक कहना, मतलब कहना कहाँ तक उचित है, ये क्वेश्चन है नॉर्मली सा। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 बार करे, 3 से 4 बार जो है आपको करवा रखे, अगर आपने पेपर देखे होंगे तो वहां पे मैंने कई बार ये क्वेश्चन को लिया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनर्जागरण काल मतलब, ठीक है, आप पुनर्जागरण किसी का दोबारा से बनना। ठीक है, पुनर्जागरण, पुनः फिर जागरण। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी को जो है पुनर्जागरण काल कहना कहाँ तक उचित है, तो 14वीं शताब्दी, यानी इसका कहने का मतलब है क्या इससे पहले का काल जो 12वीं और 13वीं शताब्दी था वो पुनर्जागरण नहीं बल्कि अंधकार का काल था। इनका कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके जो है कुछ तथ्य देते हैं। इंग्लैंड के पीटर बर्ग का सुझाव है कि बर्कहार्ट के विचार जो है अतिशयोक्तिपूर्ण है। इस काल और पहले के कालों के जो फर्क है वो बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई। यानी आप देखेंगे 12वीं और 13वीं और 14वीं, इन तीनों में जो है 12वीं 13वीं को बहुत ज्यादा नीचे बता दिया गया कि अंधकार काल था, बाकी 14वीं शताब्दी आई तो ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। ये कह रहे थे इस काल के जो इस काल और पहले के कालों के जो फर्क थे वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते थे। अगला जो पॉइंट है, पुनर्जागरण गतिशीलता व कलात्मक सृजनशीलता का काल तथा मध्यकाल जो था अंधकारमय काल, तो ऐसा सही नहीं है। मतलब कहने का मतलब 14वीं शताब्दी को तो आप कह रहे हो कि अच्छा है, बहुत गतिशीलता व कलात्मक सृजनशीलता का काल है, बाकी जो मध्यकाल की बात हो रही है वह अंधकारमय काल है, ये ऐसा सही नहीं है। ठीक है, इटली में जो है पुनर्जागरण से जुड़े थे तो 12वीं व 13वीं सदी में फ्रांस में साहित्यिक व कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे थे। तो यहाँ पे दे रहे हैं एग्जाम्पल की 12वीं और 13वीं शताब्दी में ही जो है फ्रांस में साहित्यिक व कलात्मक जो रचनाएं थी उनके विचार पनप गए थे। यहाँ पे ये आप डाल देंगे इसके अंदर पॉइंट। और देख लेते हैं इसके क्या क्या पॉइंट है। इस समय के जो बदलावों में केवल जो है रोम व यूनान की क्लासिकी सभ्यता का हाथ नहीं है बल्कि एशिया की विकसित जो प्रौद्योगिकी व कार्य कुशलता का भी हाथ है, तथा विश्व का बड़ा क्षेत्र जो है आपस में संबंध हो चुका था। और वास्तव में यूरोप के प्रारंभिक इतिहासकारों ने पुनर्जागरण पर यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण ही रखा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है इसका आंसर आप लिखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 6 नंबर में।
तो ये आपका जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका ये खत्म हो जाता है। आगे हम आते हैं अगला चैप्टर पे, ठीक है। ये आपका चैप्टर जो है 7 था, ठीक है। यहाँ से जो है पुनर्जागरण काल ये आपका खत्म हो जाता है। आगे आते हैं अगले चैप्टर पे, तो यहाँ से ये चालू हो जाता है, जहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी बस्तियों को विस्तार करने के लिए जो है मूल बासिंदों को किस प्रकार जो है बेदखल किया गया। तो मूल निवासी कौन होते हैं, सबसे पहले तो ये जानिए कि मूल निवासी होते कौन है, ठीक है। मूल निवासी वे होते हैं जो एक ही जगह पे जिनका जन्म हुआ है वहीं पे और बहुत सालों से वहीं रहते आ रहे हैं, ठीक है। ये इनका मूल निवास है, ये यहीं पे रहते हैं, इनका परिवार सारा घर बार यही रहता है, तो यही रहता है। अब मूल निवासियों संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है, उनके द्वारा जो है, उनके द्वारा इन ये जो मूल निवासी थे इनको इनके जो जगह थे उनसे जो है किस प्रकार बेदखल किया गया, आपको बताना है। तो देखिए किस तरह से कोई भी अपने जो है किसी जमीन को हड़प सकता है, एक तरह से आप सोचिए, या तो वो युद्ध कर सकता है, ठीक है, या तो वो जो है उसे पैसे में खरीद सकता है, ठीक है, या बहुत सारी चीजें हैं कि उनका जो है शोषण कर सकता है, धीरे धीरे कर करके उनको जो है ला सकता है, बिना युद्ध के भी बिना पैसे के भी ले सकता हो, ऐसी बात है, ठीक है। तो जमीन की जो है उनको कीमतें कम दी गई, ये तो पैसे इसमें आ गया कि इनको जो है पैसे देकर जो है इनसे जमीन ले ली गई। जमीन उन्होंने बहुत ज्यादा ली और पैसे इन्होंने बहुत कम दिए। उन्हें आलसी कहा जाता था क्योंकि ये सोचते थे, जो अमेरिकी लोग थे वो सोचते थे इनको जमीन का यूज करना नहीं आता सही से, और उन्हें छोटे इलाके में धीरे धीरे जो है, ये इतने बड़े इलाके में थे, धीरे धीरे समेट दिया इनको छोटे इलाके में, और उन्हें जो है असभ्य कहा जाता था। तो ये पॉइंट आप डाल सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो है अपनी बस्तियों का इन्होंने विस्तार किया, जो इनकी बस्तियां थी इनके विस्तार के लिए इन्होंने क्या है कि इनकी जमीनों को भी धीरे धीरे खरीद लिया, ठीक है। कम पैसे देकर, जो मतलब पैसे कम देकर जमीन ज्यादा ले ली इन्होंने, पैसे नहीं देते तो युद्ध भी कर लेते थे, ऐसी बात भी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते थे। आगे जो क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों का की जो है विशेषता का वर्णन करना है। तो जो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, आप उत्तरी अमेरिका जानते होंगे ऊपर में, ठीक है। अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा है तो सही बात है, आपको पता चल रहा होगा उत्तरी अमेरिका कहाँ की बात हो रही है। तो उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले जो है बेरिंग स्ट्रेटस के जो है आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते जो है एशिया आए थे। नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर ये रहते थे, मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई उगाते थे। अनेक भाषाएं इनमें बोली जाती थी परंतु ये लिखा नहीं करते थे। औद्योगिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करते थे, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं, ये आपका 3 नंबर में पूछा जा सकता है। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास के इतिहास का वर्णन करते हुए जो है वहां के मूल निवासियों की विशेषता बतानी। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उनके बारे में पूछ रहा है कि मानव इतिहास के इतिहास का वर्णन करना है, फिर उसके जो मूल निवासी उसका भी हमें विशेषता बताना है। तो सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया के मानव निवास के इतिहास का वर्णन करते हैं। तो मानव निवास का जो इतिहास है वो काफी लंबा है। शुरुआती मनुष्य या आदि मानव जिन्हें एबारिजिनीज कहते हैं, ये 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से जुड़े न्यू गिनी से आए थे। यह लोग जो है बाहर से नहीं आए अपितु प्रारंभ से ही वहीं रहते थे, ठीक है। विशेषताएं की बात करें तो यहाँ के जो मूल निवासियों की जो 350 से लेके 750 तक अपनी भाषा थी, हर एक समुदाय की बात हो रही है, और इनका एक विशाल समूह जो रहता था वो उत्तर में रहता था। तो ये इसका आंसर डाल सकते हैं आप, बाकी ये भी 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकियों के लिए जो फ्रंटियर वो था क्या, उनके क्या मायने थे। तो अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के हम मायने देख लेते हैं या क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका 18वीं शताब्दी के अंत में जो अस्तित्व में आता है, फिर अपने जो है जन्म के, ठीक है, अपने जन्म के शीघ्र बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिम की ओर बढ़ना जो है शुरू कर दिया, और पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर का अभिप्राय था पश्चिम की ओर बढ़ना, यही इसका मीनिंग था। विस्तार के लिए जो है क्षेत्रों को खरीद तथा युद्ध के दोनों का सहारा लेते थे। अपने क्षेत्रों का क्या कर रहे थे, ये विस्तार कर रहे थे, और विस्तार करने के लिए जो है ये युद्ध और क्षेत्रों को खरीद ले पैसे से उसका सहारा लेते थे। क्षेत्र को अगर खरीदते थे तो और या बेचते थे तो उसका वहां के जो मूल निवासी होते थे उनकी कोई राय नहीं ली जाती थी, कोई स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझते थे ये लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सीमा फ्रंटियर खिसकती रहती थी, ये जो है धीरे धीरे बढ़ती रहती थी। तो यहाँ पे जो है आप ये लिख देंगे, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रंटियर वाला, 6 नंबर में, ठीक है। बाकी 3 नंबर में भी आ सकता है लेकिन 6 नंबर में ज्यादा चांस है। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।
गोल्ड रश मैंने आपका ये भी बताया है, कई बार पेपर्स में सारे क्वेश्चंस लिए जा चुके हैं। गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है और गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि को स्पष्ट करें। देखिए गोल्ड रश है क्या, अमेरिका में जो है बहुत पहले से जो है अमेरिका है आपका, ठीक है, अमेरिका में है। और बाकी जो है अमेरिका में ऐसा था कि आपका काफी लोग सोच रहे थे कि अमेरिका की धरती के नीचे क्या है, सोना है। और ये काफी सारे लोग सोच रहे थे ये कि अमेरिका की जमीन के नीचे क्या है, सोना है। एक दिन क्या होता है कि कैलिफोर्निया में सोने के कुछ अंश मिल जाते हैं। कैलिफोर्निया जगह है अमेरिका में, वहां पे क्या होता है, सोने के कुछ चिन्ह मिल जाते हैं। अब पहले से इनको थोड़ा पता था कि सोना है अमेरिका के धरती के नीचे। बाकी जो है बाकी कसर इसने पूरी कर दी कि कैलिफोर्निया में क्या है, सोने के कुछ अंश मिले हैं, चिन्ह मिले। तो बाकी जो भर भर के लोग हैं सब जो है अमेरिका की ओर आने लग गए धीरे धीरे। भीड़ जो है बहुत बहुत मतलब बहुत लोग जो है उधर से आने लग गए अपने जगह को छोड़कर, मूल निवास को छोड़कर अमेरिका की ओर, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए कि उन्हें भी सोना मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी ने जो है गोल्ड रश का नाम दिया, और जिसमें हजारों की संख्या में जो है यूरोपीय लोग अपनी तकदीर संवारने के लिए जो है अमेरिका में पहुंचते हैं। और इसके चलते पूरे महाद्वीप में क्या है, रेलवे लाइन का जो है निर्माण हो जाता है। तो सिर्फ गोल्ड रश भी पूछ सकता है। और गोल्ड रश के कारण अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि, तो ये बताना है। देखिए कोई भी लोग आएंगे तो यहाँ पे भीड़ बहुत हो गई अमेरिका में, अब धीरे धीरे तो यहाँ पे रेलवे लाइन का निर्माण होने लग गया। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। जैसे गोल्ड रश के कारण जो अमेरिका में हुई औद्योगिक वृद्धि, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, गोल्ड रश के कारण पूरे अमेरिकी महाद्वीप में रेलवे लाइन का जो है निर्माण हो गया। हजारों की संख्या में चीनी मजदूरों की नियुक्ति हुई। रेलवे के साथ सामान बनाने के उद्योग विकसित हुए। बड़े पैमाने पर कृषि करने वाले यंत्रों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। तो यहाँ पे आप इसके ये पॉइंट डालेंगे। तो ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आगे आते हैं हम अगले चैप्टर्स पे। अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ से आपका चालू हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया है औद्योगिक क्रांति, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है औद्योगिक क्रांति। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव। बाकी मैं आर्थिक बहुत बार ले चुका हूँ क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो आर्थिक प्रभाव क्या है औद्योगिक क्रांति के। तो सबसे पहला, औद्योगिक क्रांति ने जो कृषि और हस्तशिल्प जैसे जो भी बड़े पैमाने के उद्योग थे, ठीक है, मतलब जो भी उद्योग थे वो धीरे धीरे मशीनीकृत विनिर्माण और कारखाना प्रणाली पर आधारित अर्थव्यवस्था में क्या है, बदल दिया गया। नई मशीनें, बिजली के नए स्रोत और काम को व्यवस्थित करने के नए तरीकों ने जो मौजूदा उद्योग थे उनको जो है अधिक उत्पादक और कुशल बना दिया। बाकी जो छोटे उद्योग थे, जैसे आपके जो एक होता है घरेलू उद्योग, बहुत छोटा उद्योग होता है वो, तो उन सबों के लिए जो है बहुत खतरा साबित होता है। मतलब ये एक तरह से उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति होने से जो है बड़ी बड़ी मशीनें बहुत जल्दी बन जाती थी, वहीं जो घरेलू उद्योग था वो ठप पड़ गया। ये चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हो। बाकी आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा, ब्रिटेन में आवागमन के साधनों में नए आविष्कार के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि सड़कें हो गई आपके, ठीक है, नहरें हो गए, रेल इंजन हो गए, मोटर कार हो गए, इन सभी का जो है आविष्कार हुआ आने जाने के लिए, ठीक है, आवागमन मतलब आने जाने के लिए। और जैसे सड़कें, स्कॉटलैंड के इंजीनियर जॉन पैक एडम ने जो है छोटे पत्थरों की सहायता से मजबूत जो सड़कें हैं वो बनवाई। नहरें हो गया तो जेम्स जेम्स ब्रिडले ने बहुत सारी जो है नहरों का जो है निर्माण करवाया। आगे इसमें डाल सकते हैं कि 1802 में ट्रेविथिक ने प्रथम लोकोमोटिव इंजन की खोज की। स्टीम शिप्स, अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट फुलटन ने 1807 ईस्वी में भाप वाली बोट की खोज कर दी। और साथ ही जो है 19वीं शताब्दी के अंत में एक जर्मन इंजीनियर ने पेट्रोल से चलने वाली मोटर कार का आविष्कार कर दिया। तो यहाँ पे आवागमन के साधन में हुए नए आविष्कार थे, जिसमें सड़कें आ गए आपके, नहरें आ गए, रेल इंजन, मोटर कार, ये आप इसके अंदर डाल सकते हो। बाकी ये आपका 3 नंबर में या 6 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको कर लेना आप। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में जो है सबसे पहला औद्योगिक क्रांति हुआ किन परिस्थितियों के कारण जो है हुआ, क्या कारण थे ब्रिटेन में हुआ, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले ब्रिटेन की बात करें तो कोयला व लोहे की खाने की अधिकता, यहाँ पे बहुत सारे कोयला की खान है यहाँ पे, ठीक है, और लोहे की खान है। कृषि क्रांति हो गई, एक ये रीजन है। सस्ते श्रमिक यहाँ पे मिल जाते हैं। चालक शक्ति, भाप का ज्ञान हो गया इन्हें, और धन की कमी नहीं थी इनके पास। तो इस कारण जो औद्योगिक क्रांति जो है इधर जो है होती है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भाप की शक्ति का सबसे पहले प्रयोग जो है किस उद्योग में किया गया है, भाप की शक्ति की विशेषता बतानी। तो देखिए भाप की शक्ति का सबसे पहले जो उपयोग किया गया था वो क्या, खनन उद्योग में जो है इसका किया गया था, ठीक है। और बाकी हम जो है इसके विशेषता के बारे में बात करें
तो यहाँ पे इसकी विशेषता है, भाप की शक्ति उच्च तापमान पर दबाव पैदा करती थी, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी। भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भरोसेमंद और कम खर्चीला था। ठीक है, और साथ ही जो है इसमें आप वो भी लिख सकते हो, इसे फुफकारने वाला दानव भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पे आते। अगला क्वेश्चन है, आप इस कथन से कहां तक सहमत है कि औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुई है? तो मिश्रित वरदान का मतलब है कि अच्छा भी और बुरा भी। तो अच्छे में क्या क्या आ जाएंगे, देखिए मैं मेन आपको बता देता हूँ। जैसे औद्योगिक क्रांति, उसके सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? टाइम बचेगा। ठीक है, टाइम की जो है दिक्कत, मतलब पहले प्रॉब्लम होती थी जो बहुत ज्यादा समय लेता था बनने में, वो अब बहुत जल्दी बन जाता था। ठीक है, मेनली टाइम हो गया आपका। किसी भी जगह जो है यात्रा करना बहुत तेज हो गया। ठीक है, मतलब जल्दी पहुंचा देता था, ये भी अब टाइम में आ जाएगा। नई नई मशीनें का आविष्कार हो गया, जैसे पहला पॉइंट है। भारी काम जो होते थे, भारी कामों से मानव को क्या हो गया? छुटकारा मिल गया। ठीक है, और जैसे ये टाइम की बात होगी तो औद्योगिक क्रांति से यातायात व संचार के नए नए आविष्कार है, नए नए आविष्कार हुए। ठीक है, परिवहन के तीव्रगामी साधनों में समय और दूरी पर मनुष्य ने विजय हासिल कर ली। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य ने जो आराम और सुख की वस्तुएं भी जो है आम व्यक्तियों को भी काफी कम कीमत पर मिलने लगे। कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार आया। बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। ये इसके सकारात्मक प्रभाव थे। वहीं नकारात्मक की बात करें तो नकारात्मक में क्या आएगा कि जो ग्रामीण लोग थे वो रोजगार की तलाश में कहाँ आते थे? शहर की तरफ आते थे रोजगार की तलाश में। तो रोजगार की तलाश में आए शहर में, शहर में जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती थी। अब जनसंख्या के कारण वहां स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास की जो है समस्या होगी उन्हें। ठीक है, ये तो होगी। अब पहली बार आप गांव आए हो और आपको पता, सॉरी शहर आए हो आप, और आपके कोई ठिकाना ही नहीं है, तो आप आओगे कहीं ना कहीं वहीं रहोगे, या तो कहीं भी रह सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ज्यादातर लोग आते हैं गांव की तरफ से, तो छोटे छोटे झुग्गी ऐसे में रहने जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास की समस्या, बहुत सारी समस्या होती है। स्त्रियों में बच्चों का शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर जो है इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। घरेलू और कुटीर उद्योग, ये दोनों छोटे उद्योग होते थे जो बहुत छोटे पैमाने पे किए जाते थे, ये क्या हो गए? समाप्त हो गए। धीरे धीरे समाप्त होने की राह पर चले गए और समाज जो दो भागों में बट गया, उद्योगपति और सर्वहारा वर्ग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। आगे आते हैं औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति के लिए जो है सुधार। औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु कानून के जरिए कौन कौन से कदम उठाए गए, वर्णन करना है। तो औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में कानून के जरिए क्या क्या सुधार हुआ? 1819 में श्रमिकों की स्थिति के लिए जो है पहली बार कानून बनाया गया। ठीक है, फिर जो 9 वर्ष से आयु कम बच्चे थे, मतलब 9 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे थे, उन्हें फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई। 9 से जो 16 वर्ष के जो आयु वाले बच्चे थे, काम करने की सीमा इनकी निश्चित कर दी गई, मतलब 12 घंटे जो है सीमित कर दी गई। 1833 में जो है एक अधिनियम द्वारा जो 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्री में है काम लगाने पर अनुमति दी गई। फिर बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे फिर सीमित कर दिए गए। फैक्ट्री निरीक्षकों की जो है नियुक्ति हो गई। 1842 में फिर खान और कोयला अधिनियम ने जो है 10 वर्ष से कम स्त्रियों, बच्चों व स्त्रियों से जो है खानों में नीचे काम लेने पर जो है पाबंदी लगा दी। फिर 1847 में एक कानून बना, 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से जो है 10 घंटे से अधिक काम ना लिया जाए। तो यहाँ पे ये जो है बहुत सारे जो है कानून बने, जिनसे जो है श्रमिक थे उनकी स्थिति अच्छी हो, सुधर जाए। ठीक है, तो उनको सुधार, कानून के जरिए सुधार इस तरह से किया गया। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सामान्य सी बात है, मैंने आपको ऊपर से भी बताया। अमीर होंगी तो भैया अलग उनकी हालत होगी, और गरीब होगी तो अलग होगी। ठीक है, वैसे औरत और बच्चों का क्या प्रभाव पड़ा, तो वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया बच्चों के बारे में बहुत सारी चीजें। उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन जो है अधिक सुविधापूर्ण था तथा आनंददायक। इसके विपरीत अगर निम्न वर्ग यानी गरीब महिलाओं की बात करें तो उनका जीवन क्या था? संघर्षपूर्ण था। पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाओं को मजदूरी में कमी थी। ठीक है, मतलब पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती थी। महिलाओं को काम की निम्नतर परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता था। निम्नतर का मतलब है सबसे खराब परिस्थितियां होती थी, उस समय भी जो है इनको काम करना पड़ता था। ठीक है, तो ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, खराब से खराब परिस्थितियों में भी जो है इनको काम करना पड़ता था। आगे देखते हैं, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। बच्चों के बाल जो है मशीनों में फंस जाना तथा उनके हाथ कुचल जाते थे। मशीनों में गिरकर बच्चे मौत के मुंह में भी चले जाते थे। यहाँ पे बच्चों के बारे में बताया गया, ऊपर महिलाओं के बारे में बताया गया। ठीक है,
और कोयला खानों में जो संकरा रास्ता होने के कारण बच्चों को भेजते थे, जिससे दुर्घटना होने का क्या है, डर हमेशा बना रहता था। तो ये भी आपका हो जाएगा, ये आपका खत्म हो गया ये भी चैप्टर। आगे आते हैं हम अगले चैप्टर पे, इसकी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो जापान है, इस चैप्टर में जो जापान और चीन के बारे में मेनली फोकस है, और जापान और चीन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे ही आएंगे 6 नंबर में, ठीक है। तो जापान की भौगोलिक स्थिति का 5 बिंदु में वर्णन करना है। तो जापान एक द्वीपीय जो श्रृंखला है वैसा देश है। द्वीप मतलब होता है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ। यहाँ पे 50% जो जमीन है वहां क्या है, पहाड़ी है। ये भूकंपीय वाला क्षेत्र, भूकंप वाला क्षेत्र है। एक दिन में 4 बार जो है भूकंप आ जाता है यहाँ पे। ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला क्या है, दक्षिण में। और सबसे बड़े यहाँ की द्वीप की बात करें तो होशु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइदो, ये 4 जो है इसके बड़े द्वीप है, ठीक है। मैप वाला जो मैंने करवाई दिया आपको, तो इस चैप्टर से मैप लग रहा आएगा, तो मैंने मैप वाला तो ऑलरेडी आपको करवा दिया है, नहीं दिखाओ तो जरूर देख लीजिए मैप वाले क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चीन की भौगोलिक विशेषता का वर्णन करना है। अब हमने जापान की जाना, अब चीन की जान लेते। तो चीन की भौगोलिक विशेषता कुछ इस तरह से। चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है। यहाँ की जलवायु में क्या विविधता पाई जाती है। यहाँ पर कई राष्ट्रीय भाषाएं और खानों में क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो, इसमें चीन और जापान का भौगोलिक विशेषता तो हो गया आपका। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सन यात सेन के 3 सिद्धांत, इसके बारे में पूछा गया, आप क्या जानते हैं। तो इनके 3 सिद्धांत में सबसे पहला राष्ट्रवाद था। राष्ट्रवाद इसका मतलब क्या है, मानचू को उखाड़ फेंकना था, जिन्हें विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था। मतलब मेनली जो है विदेशी राजवंश थे, उनको इनको जो है उखाड़ फेंकना था, ठीक है। लोकतंत्र, इसका अर्थ था लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। और तीसरा समाजवाद, इसका मतलब पूंजी को विनियमित करना और भूमि जुत को बराबर करना था। तो ये इनके 3 सिद्धांत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर में, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जापान पर जो है तोकुगावा परिवार के शोगुनों ने कब से कब तक शासन किया तथा उनकी शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो 1603 से 1867 तक इन्होंने शोगुनों ने जो है शासन किया, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी शासन व्यवस्था की। तो यहाँ पे राजा के नाम पर जो है शोगुन शासन करते थे। देश जो है 250 भागों में विभाजित था, जिनका जो शासन था वो देम्मो चलाते थे। कौन, देम्मो, ठीक है। और यहाँ की बात करें तो शोगुन जो होते थे, ये शोगुन इन देम्मो पर शासन करते थे, नियंत्रण रखते थे मतलब। और साथ ही जो है शोगुन जो है प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका शोगुन वाला। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है चीन और जापान द्वारा अपनाई गई आधुनिकीकरण के 2 पथों के बारे में आपको बताना है। सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इस चैप्टर से, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर में मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जापान और देखिए आधुनिकीकरण क्या होता है, मतलब एक तरह से हम आज के समय में जा रहे विकास कर रहे हैं, ठीक है, विकास कर रहे हैं। और विकास के पथ पर मतलब विकास के इन्होंने 2 रास्ते अपनाए। चीन ने अपना अलग अपनाया और जापान ने अलग अपनाया। तो चीन और जापान दोनों के बारे में बताना है आपको। तो जापान की बात करें तो चीन और जापान का आधुनिकीकरण के लिए अलग दम्य विचारधारा का अनुसरण। जापान का आधुनिकीकरण की बात करें तो शोगुन की सत्ता का अंत, मेजी पुनर्स्थापना, ठीक है, फोकुकु क्योहे नीति का अनुसरण, जापान द्वारा अपने पारंपरिक हुनर व प्रथाओं का प्रयोग नवीन आधुनिकीकरण के लिए किया गया। शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया। यूरोपीय विचारों को इन्होंने अपनाया। शिक्षा द्वारा जो है देशभक्ति की भावना और अच्छे नागरिकों के गुणों का विकास किया, ठीक है। एक तो ये इनका पथ हो गया। दूसरा बात करें हम चीन का, तो यहाँ पे चीन का आधुनिकीकरण दिया गया है। चीन जो है किस तरह करता था, चीन का आधुनिकीकरण जो है 1911 में चीनी क्रांति सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना, माओ त्से तुंग की जो है मृत्यु के बाद पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा। तो यहाँ पे जो है इसी के सिर्फ 1 की 2 पॉइंट बता रखे चीन के बारे में, बाकी ये आपका चीन और जापान दोनों का था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से चालू हो जाता है, मेजी पुनर्स्थापना क्या है तथा मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। तो मेजी पुनर्स्थापना है क्या, तो मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ है प्रबुद्ध सरकार का गठन। 1867 से 68 के दौरान मेजी वंश का जो है उदय हुआ और देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार का असंतोष मेजियों की जो पुनर्स्थापना था उसका कारण बना। तो मेजियों की पुनर्स्थापना के क्या कारण थे, बहुत सारे असंतोष, ठीक है, देश में जो विभिन्न प्रकार के असंतोष थे उसके कारण भी है, और भी बहुत सारे रीजंस होंगे। आगे आते हैं तो इनके हम अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण मेजी शासन के अंतर्गत जो है जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ। तो इन्होंने कृषि पर कर लगाया। जापान में रेल की जो है लाइनें बिछाई इन्होंने,
वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों का आयोजन किया गया। मजदूरों का क्या है, विदेशी कारीगरों द्वारा जो है प्रशिक्षण, और विद्यार्थियों को क्या है, पढ़ने के लिए विदेश भेजना। आधुनिक जो है बैंकिंग प्रणाली यहाँ पे आ जाएगा, उनका प्रारंभ, और कंपनियों को कर में जो है छूट देना। ये इसके आधुनिकीकरण जो है आप एक तरह से कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण इस प्रकार किया जापान ने। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जापान में 1870 के दशक में अपनाई गई नई विश्वविद्यालय जो व्यवस्था थी उसके बारे में बताना। तो जापान द्वारा क्या 1870 के दशक तक लड़के और लड़कियों को स्कूल जाना जो है अनिवार्य कर दिया गया। 1910 तक जो है कोई भी स्कूल जाने से वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की फीसें क्या थी, बहुत कम कर रखी थी। शिक्षा मंत्रालय पाठ्य चर्चा पर, किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर क्या है नियंत्रण रखते थे। किताबों में क्या है, माता पिता के प्रति, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। साथ ही सनिया सेन के जो है 1866 से लेके 1925 आधुनिक चीन के संस्थापक माने गए। लोकतंत्र और ईसाई धर्म, ये इनके महत्वपूर्ण जो है पॉइंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी आप लिख देंगे, ये भी आपका क्वेश्चन 6 नंबर में या 3 नंबर में जो भी पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका पूरा हिस्ट्री का सिलेबस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक ही आपका वीडियो में पूरा दे दिया गया, इस वीडियो को देख ले बस आप, और प्रैक्टिस पेपर जरूर देख के जाए। प्रैक्टिस पेपर में आपके लिए एक और प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यही था आज का वीडियो, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।